करता था, दिखाता था बल्कि कि मेरा सांस घुट रहा है, और कोई मेरे पास ना नर्स है ना कोई डॉक्टर है, मेरा सांस घुट। तो वो बड़े बदतमीज़ी तरीके से हमसे बात करते थे। पेशेंट के साथ उनका रवैया जो बहुत गंदा था। दस्तियाँ कर रहे थे, उसके हाथ बांधे हुए थे क्योंकि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वो कह रहा था मुझे जाने दो, मेरा सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो उसके हाथ बांध दिए उन्होंने, उसके मतलब साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे। ये जो अंदर डॉक्टर थे या जो वार्ड बॉय थे, पता नहीं उनका क्या है, कौन नहीं था, उसके साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे। उसके हाथ बांध दिए और उसके साथ करते ना भाई, इसी चक्कर में पता नहीं उसकी डेथ हुई है। और उसके बाद उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे लगा के ये शो कर दीजिए इसकी कंडीशन ख़राब है। लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये 2 हैशटैग हैं, इनको ट्रेंडिंग पे लाएं ताकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उसका ध्यान इस हॉस्पिटल की तरफ हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले कि जो हम लोगों के साथ हो गया वो अब मेरे बहन भाई वापस तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर मेरे ये बताने से, मेरा ये डिस्कस करने से और आप लोगों के इस चीज़ को वायरल करने से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरल हो ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। इस हॉस्पिटल में कोई इस किस्म का इलाज नहीं है। हर मतलब कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देखा जाता है। सारा दिन यहाँ पे पैसे पैसे ही हैं। कोई सुबह दोपहर शाम का रिवाज नहीं है। यहाँ पे डिस्चार्ज का रिवाज ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट रखे हैं जो आपको एट द एंड मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक एक गलत हॉस्पिटल का चुनाव है जो आपको कोरोना वायरस से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक चुनाव उकाड़ा की एक फैमिली ने किया जिसके घर के 3 अफराद कोरोना वायरस से वफ़ात पा गए, या अगर ऐसा कहें कि बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की लालच की वजह से वफ़ात पा गए तो गलत नहीं होगा। आपको इस बेटे से मिलाते हैं जिसने अपना भाई, अपनी बहन और अपनी माँ को खोया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी सर, ऐसे क्या मामलात हुए इंटरनेशनल हॉस्पिटल बहरिया में जिसे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरे 2 बहन भाई को कोविड पॉजिटिव था, तो उनको हम यहाँ पे DHQ में ले गए थे ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो थी उनका 15 लीटर तक अवेलेबल है, उससे ऊपर अवेलेबल नहीं है। मेरा भाई 15 लीटर पे था, लेकिन सिस्टर को जो है वो 30 लीटर की ज़रूरत पड़ गई थी। डॉक्टर और नर्सेज ने हमारे साथ बहुत फेवर की है, मतलब उन्होंने सिलेंडर वगैरह भी अरेंज करके दिए हैं। लेकिन ऊपर की जो इंतज़ामिया है, जो मतलब यहाँ की हॉस्पिटल की बड़ी इंतज़ामिया है या PTI वगैरह की जो इंतज़ामिया है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि ऑक्सीजन यहाँ पे मेंटेन की जाए। सर कितनी थी वहाँ पे ऑक्सीजन? ऑक्सीजन वहाँ पे सिर्फ 15 लीटर है। 15 लीटर से अबव नहीं है, मतलब कि अगर कोई 15 लीटर से नीचे नीचे आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इनका ये फेमस डायलॉग तो है ये कि लाहौर ले जाएं। तो या आपने कोरोना टेस्ट यहाँ कहाँ से करवाए यहाँ से? हमने कोरोना टेस्ट वो इधर से DHQ से करवाए थे, CT स्कैन से करवाए थे। तो यहाँ से आप शिफ्ट लाहौर क्यों हुए? यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है उनको 30 लीटर की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पे 15 लीटर से ऊपर की नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा था हो सकता है अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी तो वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वजह से हमें मूव करना पड़ा। और फिर दोनों बहन भाई थे तो अटेंडेंट हमारे पास इतने थे कि एक इधर एक लाहौर है। इस वजह से वो छोटे को भी साथ ले जाना पड़ा कि इसके भी साथ ऑक्सीजन मेंटेन हो जाए। तो डॉक्टर ने यही कहा था कि ये मतलब सिर्फ ऑक्सीजन 2-3 दिन में मेंटेन हो जाएगी, तो आप वो लाहौर से जाकर करवा लें। तो वहाँ बहरिया हॉस्पिटल में आपको जाने का मशवरा किसने दिया था? वो अभी हम प्लान कर रहे थे, उससे पहले मेरी मदर की डेथ हुई थी। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अफसोस करने के लिए मेरी फुफ्फो को कॉल की थी। वो बात करते करते मेरी फुफ्फो ने इन दोनों का भी जिक्र किया, तो उसने कहा जी मेरा भाई है बहरिया हॉस्पिटल में, बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, तो मैं उधर आपका काम भाई करवा का क्या नाम? उनके भाई का नाम है डॉक्टर अहमद रज़ा, उधर रेडियोलॉजिस्ट हैं। जी। तो उन्होंने कहा वो मेरा भाई उधर है, मैं आपका काम करवा दूंगा। तो उन्होंने फिर मेरे अब्बू को कॉल की फूफो ने, तो उन्होंने बताया, मेरे अब्बू ने फिर उनसे बात की है, तो उसने कहा जी कि मेरा भाई उधर है, तो मैं इन दोनों बहन भाइयों को जो है ना एक ही रूम के अंदर करवा दूंगा, ऑक्सीजन मेंटेन होगी, तो ये दोनों उधर इकट्ठे ही हो जाएंगे। जी, ये बिलाल अहमद कौन है और उसने आपके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ की हैं? बिलाल अहमद तो हमारा रिलेटिव ही है। इसने अम्मी का अफसोस करने के लिए कॉल की थी, वहाँ से इसको पता लगा कि मेरे बहन भाई भी पॉजिटिव है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसने हमें यह कहा कि मेरा भाई जो है ना वो अहमद रज़ा, वो बहरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर है,
वो आपको उधर ना एडमिट करवा देगा, एक रूम के अंदर दोनों बहन भाइयों को ऑक्सीजन मेंटेन करवा देगा। तो पैसे वगैरह का उसने कहा कि मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो उसने भी कॉल किया, उसने कहा जी कि 3-3 लाख रुपया दोनों का उधर जमा होगा बिलिंग ऑफिस में, और दोनों बहन भाई एक ही कमरे में रहेंगे। तो जब हम उधर पहुँचे हैं, इसने मेरे साथ रास्ते में नंबर वगैरह अब्बू ने मुझे इसका दे दिया था कि इससे रब्ता रखना। इससे मैंने रब्ता किया था कि मैं स्नैन बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे पेशेंट लेके आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो ये मतलब फूलनगर क्रॉस करने के बाद इसने मेरे से मुसलसल रब्ता रखा है कि कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। इसने फिर मुझे रास्ते में यह कहा कि आप ना उधर पैसे ना जाके जमा करवाना, पहले मेरे से रब्ता करना, मैं आपको हॉस्पिटल, आप मेरे से रास्ते में मिलो। तो मैंने कहा मैं फिर हॉस्पिटल पहुँचे। इसने कहा वो वैगन वाले को भी रोको। इसका नंबर लिया मुझसे वैगन वाले का, उसको मतलब कॉल किया कि इधर बाहर ही रुकना है, अंदर नहीं जाना। तो ये हम जाके रुके हैं, तो ये भी पीछे से आ गया। इसने कहा कि आप 4-4 लाख रुपया ना मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूँगा इनका ना बिलिंग शिलिंग का बात करके। इसने कहा कि आप 4-4 लाख रुपया ना मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूँगा इनका ना बिलिंग शिलिंग का बात करके। तो मैंने इसको 4-4 लाख दोनों का दिया है। तो इसने फिर, इसका उधर भाई है डॉक्टर अहमद रज़ा, उसने कहा वो आपका सारा काम करवाएगा। उसने उसके असिस्टेंट का नंबर दिया है, उसके असिस्टेंट ने मुझसे बात की है। तो उसने कहा आप पेशेंट लेके अंदर आ तो जाए। क्या अहमद रज़ा ने भी आपके साथ ज्यादती की है? अहमद रज़ा तो तब तक तो नहीं था, मतलब कि ज़्यादती उसने की है, लेकिन स्टार्टिंग जो था इतना था, उसने अपनी असिस्टेंट भेजी उधर कि इसके ये आपको अंदर लेके जाएगी। वो सिर्फ आई है, उसने मुझे इतना कहा कि 4 लाख रुपया दे दें, मगर मैं तो पहले ही 8 लाख दे के आया हूँ उनका। तो उसने कहा फिर आप ऐसा करो कि आप 2 लाख उनका उधर जमा करवा दो एक पेशेंट का। मतलब कि उनका रूल है कि एक पेशेंट का 3 लाख जमा होता है बिलिंग ऑफिस में, तो दोनों का 6 लाख बनता था। इन्होंने मुझे ये कहा कि जी आपने 8 लाख दे दिया उधर, तो आप इधर चलो, आप ना सिर्फ 4 लाख ही दे दो, 2 लाख रहने दो। तो आपको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा था वहाँ पे? ट्रीटमेंट तो उधर हमारा ये था कि ऑक्सीजन मेंटेन करनी थी। यहाँ से 30 लीटर पे मेरी सिस्टर गई थी, लेकिन उधर जाकर किसी ने हिस्ट्री ली ही नहीं कि उधर कितने लीटर से आई हैं, कितने लीटर से नहीं आई हैं। एक कमरे जो जिसकी हालत सीरियस थी सिस्टर की, उसको रूम में बिठा दिया। जो भाई मेरा तंदुरुस्त था, जो चल फिर रहा था, उसको आईसीयू में ले गए। सिस्टर का उन्होंने हिस्ट्री ली नहीं है कि कितने लीटर चाहिए, तो उसको सिंपल 15 लीटर पे लगा के छोड़ दिया। आधा घंटा वो चीखती चिल्लाती रही है। मैं कभी डॉक्टर को बुलाने जाऊँ, कभी किसको बुलाने जाऊँ। बड़ा डॉक्टर उस टाइम अवेलेबल कोई नहीं था, हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे मेडिसिन सिर्फ मंगवाई हैं। मैं मेडिसिन लेके आया हूँ सिस्टर की, इतने में तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। 15-20 मिनट गुजरे हैं, भाग दौड़ मची है, ना कोई ऊपर डॉक्टर आ रहा था ना कोई आया था। जब उसकी ज़्यादा हालत सीरियस हो गई है, रंग उसका नीला हो गया, खांसी से बुरा हाल हो गया, तब उसको उठा कर ले जाकर तो वेंटिलेटर पे लगा दिया। आप मुझे ये बताएं कि बिलाल अहमद का इंटरनेशनल बहरिया से क्या ताल्लुक़ है और उसने आपसे 8 लाख रुपया क्यों लिया? बिलाल अहमद का भाई है अहमद रज़ा, वो रेडियोलॉजिस्ट है इंटरनेशनल बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। तो इसने फ़ोन पे हमें प्रोटोकॉल इस किस्म का दिखाया था कि सारा कुछ इसने ही करना था उधर। तो इस वजह से इसने पैसे लिए हैं कि मैं ये आपका करवाऊंगा, बिलिंग शिलिंग का हर चीज़ करूंगा। लेकिन अंदर जाते ही वो सारा टोटली चेंज हुआ है, क्योंकि अंदर जाते ही अहमद रज़ा के सिस्टर ने भी मुझसे पैसे मांगे हैं। तो मैंने उससे कहा मैं बाहर भी 8 लाख दे के आया हूँ, तो इतने तो मैं लेके नहीं आया, मैं 12 लाख लेके आया हूँ गंगे इधर, तो प्रोटोकॉल आपको मिलेगा। वो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करनी शुरू की हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल आती थी। तो मैं 2 घंटे के अंदर अंदर ही ना जो वहाँ पे फैड अप हो गया था कि पैसे ही पैसे लग रहे हैं, ना मुझे पेशेंट की कोई हालत का पता लग रहा है, ना कुछ कंडीशन का पता लग रहा है। पहले दिन जाते ही जो मेरा भाई तंदुरुस्त था, जस्ट उसकी मतलब ऑक्सीजन मेंटेन करवानी थी 79 85 यहाँ पे वो था। तो हमने कहा चलो थोड़ी, बाकी वो नॉर्मल था, कोई उसको ऐसा इशू नहीं था। लेकिन इन दोनों का उन्होंने सारी रात मेरे से रात 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पहले दिन 1,34,000 की मेडिसिन मंगवाई हैं। और मैं इनको जब बिलाल को फ़ोन करता रहा हूँ कि मैं ये कौन सी मेडिसिन मंगवाई जा रही है इतनी, आपने तो कहा, इसने मुझे कहा था कि सिर्फ 50,000 रुपये मेडिसिन का जमा करवाना है। इसने हमें बुलाया इस वे में था कि सिर्फ इतने आपने पैसे जमा करवाने हैं, लेकिन 50,000 पर डे से भी, पर डे का मेरा लगा है उधर। जितने की आप मेडिसिन बता रहे हैं इतनी यूज़ भी हुई है? ये तो हमें पता नहीं, वो डोर जो वो लॉक होता था, लॉक करने के बाद वो आते थे, बैग पकड़ते थे, उसके बाद लगी हैं नहीं लगी हैं ये वही जानते हैं। तो क्या आपके बेस मेडिसिन के बिल वगैरह पड़े हुए हैं आपके पास? मेडिसिन के बिल मेरे पास हैं, सारे अवेलेबल हैं। तो ये सारे बिल ही हैं।
तो इनमें जो कम से कम भी मेडिसिन है वो 10,000 से शुरू। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये सारे बिल्स इनके हाथ में हैं, ये सारी ही मेडिसिन के बिल हैं जो तकरीबन एक दिन की मेडिसिन 1 लाख रुपए में आती थी। जी, बज़ाहिर तो आपका भाई बिल्कुल ठीक था, सिर्फ ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए आपने उन्हें लाहौर शिफ्ट किया, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में उनकी वफ़ात हो गई? वहाँ हम लेके तो उसको इसी वजह से गए थे कि ऑक्सीजन मेंटेन हो जाए, क्योंकि वो सिस्टर की हालत इस किस्म की, तो साथ हमने कहा चलो इसका भी थोड़ा बेहतर इलाज हो जाएगा उधर ऑक्सीजन का। लेकिन उधर जाते ही मतलब कि जो अपने पाँव पे चलता फिरता गया है, खाता पीता घर से गया है, उधर उन्होंने जाते उसको इतनी स्टेरॉइड दिए हैं, इतने इंजेक्शन लगवाए हैं एक ही दिन में, कि उनका इलाज ये था कि 0.9 पहले दिन मेरे भाई की क्रेटिनिन है, तो दूसरे दिन 1.3 पे गई है। तो इन्होंने उसको मॉनिटर ही नहीं किया कि 1.3 पे गया है, ना उसको यूरिन बैग लगाया है कि उसका यूरिन जो है वो मॉनिटर कर सकें, ना उसको लैसी के इंजेक्शन लगाए हैं। जो अगले ही दिन उसकी 5.2 जो कि उसकी किडनी फेलियर की तरफ पहुंच गई है, जो उसकी डेथ की कॉज बनी है, उसके किडनी फेलियर हुई है और उसके बाद उसको सडन हार्ट अटैक हो गया है। तो कोरोना वाला तो मुझे इसमें कोई सिस्टम नज़र नहीं आया कि उन्होंने किडनी का ही कर दिया है। तो ये पहले भी प्रॉब्लम थी किडनी वाली? किडनी की उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जिस दिन एडमिट हुआ है उस दिन उसकी 0.9 नॉर्मल है। तो ये आप क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट तो बता रही है कि किडनी फेल है, ये क्यों? ये इन्होंने इतने के इंजेक्शन उसको लगाए हैं, मतलब लगाते ही रहे हैं, उसका मतलब कि आउटपुट कोई नहीं रखा, इनपुट ही रखा है, रिंगर उसको लगाते मतलब कि रहे हैं। बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल वो गलत इंजेक्शन लगा के किडनी फेल, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने इंजेक्शन तो लगाए हैं, इनपुट किया है, लेकिन उसकी किडनी को सेव करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन के यूरिन बैग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसको लगाते हैं, उसका यूरिन मतलब यूरिन बैग नहीं लगाया उन्होंने? नहीं लगाया, ना ही उसको लैसी के इंजेक्शन लगाए हैं कि उसको यूरिन आए, ना इन्होंने मोनीटर किया है। 2 दिन में उसकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, और ये टेस्ट भी इन्हीं के हॉस्पिटल के ही हैं, और इनके अंदर डॉक्टर को ये नहीं पता लग रहा कि किडनी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हम कोई सेव तरीके से करके चलें। लेकिन उन्होंने अपना वही टारगेट रखा है, 50,000 की मेडिसिन लगाते गए हैं, आधी लगाते थे आधी नहीं लगाते थे, तो इस वजह से ये किडनी फेलियर हुई है। सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है कोरोना को। ये इसी तरह ही है, मतलब जो यहाँ पे देखा है वो तो यही लगा है कि पैसे ही कर रहे हैं, कोरोना का इलाज है। मतलब कि अगर ये 28 साल के लड़के को कोरोना से नहीं सही कर सके, बल्कि उसकी किडनी और हार्ट फेलियर कर दिया, तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं कह सकते। बल्कि मेरा भाई इतना तंदुरुस्त था कि मोबाइल उसका साथ ही था, उसके पास था मोबाइल, वो हमें वीडियो कॉल करके घर कभी वीडियो कॉल करके दिखाता था, कभी हमें बाहर आईसीयू के बाहर हम बैठे होते थे तो हमें वीडियो कॉल करके बताता था, दिखाता था बल्कि कि मेरा सांस घुट रहा है, और कोई मेरे पास ना नर्स है ना कोई डॉक्टर है, मेरा सांस घुट रहा है, तो हम फ़ौरन आईसीयू के दरवाजे पे पहुंचते थे, नॉकिंग करते थे, तो वो पीछे से आकर दरवाज़ा जो वो ओपन करते थे, हम पूछते थे इसने कॉल की है, इसकी तबीयत ख़राब है, तो वो बड़े बदतमीज़ी तरीके से हमसे बात करते थे। पेशेंट के साथ उनका रवैया जो बहुत गंदा था, उसके साथ ज़बरदस्तियाँ करता था। वो कहता था मेरा थोड़ा मास्क सेट कर दो, तो वो कभी बदतमीज़ी के साथ कहते थे कि नहीं अब हमने करना ही नहीं है। पैसे लेने के बावजूद भी बदतमीजी? पैसे लेने के, बल्कि इससे अच्छा इलाज तो गवर्नमेंट में फ्री के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन उनको अगर पेशेंट हमारे सामने अगर पेशेंट से इस तरीके से बात कर रहे थे तो हमारे पीछे पता नहीं वो किस तरह से बात करते होंगे। तो वो वीडियो कॉल कर करके हमें दिखाता था मेरे पास कोई नहीं है, तो हम बल्कि बाहर से भाग के अंदर पहुँचते थे, तो वाकई कितनी कितनी देर हम दरवाज़ा नॉकिंग करते थे तो तब वो आते थे पीछे से दरवाज़ा ओपन करने। तो इस तरह हुआ है, जब उसकी कंडीशन का पता ही नहीं लग रहा था उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पता नहीं सांस रुका या क्या हुआ। उसके बाद वो हमें दूसरे अटेंडेंट बताते हैं कि वो अपने पेशेंट को देखने जा रहे थे अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके भाई के साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे, उसके हाथ बांधे हुए थे क्योंकि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वो कह रहा था मुझे जाने दो, मेरा सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उसके हाथ बांध दिए उन्होंने, उसके मतलब साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे। ये जो अंदर डॉक्टर थे या जो वार्ड बॉय थे, पता नहीं उनका क्या है कौन नहीं था, उसके साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे, उसके हाथ बांध दिए और उसके साथ करते रहे भाई। इसी चक्कर में पता नहीं उसकी डेथ हुई है, और उसके बाद उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे लगा के ये शो कर दिया जी इसकी कंडीशन ख़राब है। बल्कि वेंटिलेटर पे लगाने से पहले घर वालों से रब्ता किया जाता है कि इसको वेंटिलेटर पे ज़रूरत पड़ी तो हम शिफ्ट करेंगे मेरे तो सिग्नेचर। क्या आपसे उन्होंने नहीं पूछा वेंटिलेटर पे लगा दें या नहीं? मुझे बल्कि आईसीयू से बाहर मैं नीचे गया था तो मुझे कॉल आई थी कि आप जल्दी आएँ, आपसे सिग्नेचर लेने हैं, तो आपके भाई को वेंटिलेटर पर लगाना है। मैं 2 मिनट में ऊपर पहुंचा हूँ, तो मैं नॉकिंग करता रहा हूँ, ये कोई नहीं बाहर आया। मुझे
5 मिनट के बाद बाहर आए तो मैंने कहा मुझे बुलाया था, कहते हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपको बताते हैं। तो मतलब इनके पास इतना अमला नहीं था कि अगर अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है तो बाहर एक बंदा आके कोई मुझसे सिग्नेचर कर ले या मुझे बता दे कि हम वेंट पे लगाने लगे हैं, लगाएं कि या ना लगाएं। किसी ने मेरे सिग्नेचर नहीं लिए। घंटे बाद मैंने जब पूछा है, मैंने कहा मेरे सिग्नेचर नहीं लेने, कहते वो आपका नाम लिख लिया था हमने तो वेंट पे लगा दिया। क्या ज़ुहैब की डेथ एक दिन पहले हो गई थी तो उन्होंने एक दिन आपको बाद में बताया था? बल्कि ज़ेब जिस दिन यहाँ से गया तो इन्होंने डॉक्टरों ने मुझे यह कहा कि आपका भाई 70% ठीक है, लेकिन एकदम से रात को उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया और अगली सुबह मुझे कहता है जी इसकी कंडीशन जो वो ख़राब है। तो मैं पूछता रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा जी बस ऐसे हो जाता है। इन्होंने मुझे ये रिपोर्ट तक डिस्कस नहीं की कि उसका ये किडनी का इशू चल रहा है। बल्कि मुझे यहाँ तक, क्योंकि मैं मेडिकल को समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ ये मशीन वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है। मैं जब अंदर जाता था तो मैं पेशेंट कम और मैं ये चीज़ें ज़्यादा देख के आता था। तो वो मेरा भाई जो नेचुरल बैठा हुआ था, तंदुरुस्त बैठा था, वो अधमरा सा पड़ा हुआ था। और मुझे ये भी है कि हफ्ते की रात को उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टरों के रवैयों ने बता दिया था। डॉक्टर ने मुझे आगे सिर्फ इतना ही कहा था कि बहुत मुश्किल है। और सुबह जब हुई है तो इन्होंने, एक नॉर्मल हाउस जॉब करने वाली डॉक्टर थी यंग एज की, उसने मुझे कहा जी इसके डायलिसिस की ज़रूरत पड़नी है तो हो सकता है ये टॉलरेट ना करे। मैंने इनको डायलिसिस का सामान ला के दिया, पाइप शाइप वगैरह जो इन्होंने मंगवाया वो मैंने सारा कुछ ला के दिया। 1 घंटा मैं बाहर वेट कर रहा हूँ कि अंदर डायलिसिस स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये सडन आगे से मुझे ये कहा जी उसका दिल बंद हो गया तो हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा ये आई है कहती है हम कोशिश कर रही हैं। तो मैंने इससे गुस्से में पूछा कि मुझे ये बताओ, मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ, मुझे ये बताओ मेरा भाई है कि नहीं है। तो इसने डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि नहीं है। तो मैंने कहा डायलिसिस ख़त्म हो गया, तो कहती वो हमने शुरू ही नहीं किए। तो अगर वो शुरू नहीं किए थे तो उसका जो सामान मैंने इनको अंदर प्रोवाइड किया था वो ना मुझे वापस मिला है, ना ये बताया वो गया। सामान कितने का आया था? वो सामान 15,000 का आया था जो इन्होंने मंगवाया था मुझसे। तो आपको वापस नहीं दिया? वो वापस भी नहीं दिया मुझे, और ना बताया कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो डेथ उसकी हो चुकी थी। बस ये डायलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगे थे, क्योंकि इसने मुझे कहा दिया था कि टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ इन्होंने एक इशू बनाना था कि डायलिसिस टॉलरेट नहीं किए। मतलब कि डायलिसिस क्या बहाना लगा के आपसे पैसे खाना चाह रहे थे? हाँ जी, ये चीज़ हुआ है। क्योंकि स्टार्ट में क्योंकि 1 दिन पहले उसकी डेथ होगी, जो उसका कंडीशन थी, मतलब कि जब वो आया है उसकी आंखों से खून, उसके कानों से खून था, उसके मुंह से खून था, उसका बुरा हाल था। एक यंग जिसको कोई बीमारी नहीं थी उस बंदे की ये कंडीशन थी जनाजे के टाइम पे। बल्कि उधर से जब हम निकलने लगे तब भी उसके ब्लीडिंग हो रही थी कानों से और आँखों से। स्टैमरा के इंजेक्शन जो है वो 60,000 का इन्होंने मुझसे एक मंगवाया जब ये मतलब सही बैठा हुआ था, तंदुरुस्त था। तो इन्होंने कहा इसको ये लगना है। उसके बाद 12 घंटे के बाद इसकी कंडीशन, ये वेंटिलेटर पे पहुंच गया था। किसी बड़े डॉक्टर ने मुझसे डिस्कस नहीं किया कि इसको एक इंजेक्शन स्टैमरा का लग चुका है और इसको दूसरी डोज भी लगानी है। अनट्रेन जो स्टाफ था वो बस निकला है, ना उसने मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया। मुझे कहता है जी ये मैं लिख के दे रहा हूँ, नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन, ना कोई किसी की वो थी स्टैंप वगैरह थी, ना कुछ था। मुझे कहता ये आप जहाँ जाकर स्टैमरा का इंजेक्शन लाए। मैंने कहा सुबह तो लगा, कहता नहीं इसको ना डबल डोज देनी है। मैं स्टैमरा का इंजेक्शन ला के दिया 60,000 का। वो कहाँ से लिया था आप? वो नीचे इनकी फार्मेसी से मिला था। तो कोई इलम नहीं है वो जिसने लगाया नहीं लगाया। इवन का कुछ हॉस्पिटल में वो स्टैमरा की वीडियो बनाते हैं, जब आप अंदर देते हैं वो अंदर ले जाने तक की वीडियो, ओपन करने की वीडियो, इंजेक्शन तैयार करने की वीडियो, इवन का फ्लूइड में लगाने तक की वीडियो, और जब वो लग जाता वो वीडियो भी बाहर दिखाते हैं। आपको उन्होंने नहीं दिखाई? मुझे बस मेरे से पकड़ी है, उसके बाद मुझे नहीं पता लगा वो 60,000 के इंजेक्शन लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इवन दूसरे वाला का मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो लगा ही नहीं है 60,000 का इंजेक्शन, और ना उसका कोई अवेलेबल है कि लगा है कि नहीं लगा, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है। इवन कि अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ तो मुकम्मल डाटा वो देते हैं जितनी आपकी रिपोर्ट्स हैं। इन्होंने सिर्फ मेरे हाथ में डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया और जाएँ। कोई ट्रीटमेंट का नहीं पता लगा कि क्या किया है क्या नहीं किया, ना कोई डॉक्टर डिस्कस करता था ना कुछ। तो आपने किसी डिस्कस नहीं की इसी डॉक्टर से? डॉक्टर वहाँ पे होते नहीं थे। सुबह 10 बजे एक आसिम राना का राउंड होता था, वो बस बता जाते थे कि ये कंडीशन है, ना बताते थे हमने कल ये मेडिसिन दी थी उसका हमें क्या रिएक्शन हुआ है। उससे नीचे कौन होता था? उससे नीचे वो एक आईसीयू में होता था डॉक्टर उस्मान होता था। पता नहीं वो हाउस जॉब कर रहा है क्या कर रहा है, उसका पता ही कुछ नहीं है। क्या वो चेक नहीं करता था? चेक उसका कुछ नहीं, उसका सिर्फ इतना काम होता था, बाहर बैठे अटेंडेंट को आके इतना कहता होता था आपके मरीज़ को 12 घंटे बाद वेंटिलेटर कर सकते हैं, आपके मरीज़ को 6 घंटे बाद वेंटिलेटर कर सकते हैं। उसका सिर्फ ये काम होता था। और अगर उससे पूछ लो मरीज़ की हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है, तो आगे से यही जवाब देते थे अंदर वाले भी और वो डॉक्टर भी कि बड़े डॉक्टर आके आपको बताएंगे। तो वो किस लिए थे वहाँ पे?
हालांकि बड़े डॉक्टर ने तो एक राउंड करना होता है, उसने देखना होता है 24 घंटे में क्या इसका प्रोसीजर हुआ है। जो उस पर ड्यूटी कर रहे थे, जो उनको पता है कंडीशन का हर पल का, वो हमें किसी लेवल पर नज़र ही नहीं आया कि वो हमें डिस्कस कर सकें या हम उनसे जाके पूछ सकें। और वो आइसोलेशन वार्ड तो लगा ही नहीं। दूसरे अटेंडेंट जो जाते थे वो अंदर 4-4 घंटे अपने मरीज़ के पास बैठ के आ जाते थे, उनको खाने खिलाते थे, कोई पता नहीं लग रहा था कि वो भी पॉजिटिव है कि नहीं। वो आइसोलेशन वार्ड लगा ही नहीं, और जितने इन्होंने आइसोलेशन वार्ड के हमसे चार्ज लिए हैं।